नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। हम लोग बात कर रहे थे एलएलबी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या यह अपकृत्य विधि है अथवा अपकृत्यों की विधि, वेदर इट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अपना अलग अलग मत दिया है। इस विषय में दो परस्पर विरोधी सिद्धांत हैं, ठीक है। एक का सपोर्ट सामन करते हैं और जो दूसरा सिद्धांत है उसका सपोर्ट विनफील्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू सामन, इट शुड बी कॉल्ड इट लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज देयर इज नो लॉ ऑफ टॉर्ट. He advanced pigeonhole theory in support of his view and argued that there is no general principle of liability, and if the plaintiff can place his wrong under any one of the nominated tort or labeled tort, he can succeed and not otherwise. According to pigeonhole theory, different torts have been labeled in pigeonholes, and there is no scope for any other wrong to be considered as tort beyond those which are already so labeled. This is, in other words, means that the category of torts has closed, and no wrong other than those already nominated or named can be treated as tort. जो सामन है वो कहते हैं कि यह अपकृत्यों की विधि है, ना कि अपकृत्य विधि। उनके अनुसार इस विधि में अनेकों विशिष्ट अपकार सम्मिलित हैं जिनके परे विधि की इस शाखा के अंतर कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होता है। सामन की यह धारणा है कि अपकृत्य विधि जैसी कोई भी विधि नहीं है, वरन ये अपकृत्यों की विधि है। विधि की शाखा में उत्तरदायित्व तभी होता है जब अपकार रॉन्गफुल एक्ट किसी भी एक या अन्य नामित मीन्स नॉमिनेटेड अपकृत्यों के अंतर्गत आता हो। उत्तरदायित्व का कोई भी सामान्य सिद्धांत नहीं है। यदि वादी अपने प्रतिकूल किए गए अपकार को किसी भी एक कपोत खाने मीन्स पिजन होल में फिट करने में समर्थ होता है जिस पर किसी भी अपकृत्य का नामांकन रहता है, तो वह वाद की संस्थापना में सफल हो सकता है, उसका वाद सफल होगा। इस सिद्धांत को ही सामन ने पिजन होल थ्योरी कपोत खाने का सिद्धांत कहा है। यदि ऐसा कोई कपोत खाना पिजन होल नहीं है जिसमें वादी को अपना वाद फिट बैठा सके, तो ये माना जाएगा कि प्रतिवादी ने कोई भी अपकृत्य नहीं किया है। सामन के अनुसार जिस प्रकार जो अपराध विधि क्रिमिनल लॉ है क्रिमिनल लॉ में अनेकों ऐसे नियम सम्मिलित हैं जो विशिष्ट अपराधों की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार अपकृत्यों की विधि में ऐसे अनेक नियम सम्मिलित रहते हैं जो विशिष्ट क्षतियों की स्थापना करते हैं। सामन कहते हैं उनके खुद के शब्दों में कि चाहे भले ही मैं किसी अभिकथित अपराध एलिग्ड ऑफेंस के लिए अभियोजित किया गया हूँ अथवा मेरे विरुद्ध किसी अभिकथित अपकृत्य का वाद संस्थित किया गया है, तो यह मेरे विरोधी मीन्स जो वाद संस्थित करने वाले हैं, ठीक है, जो एडवर्सरी हैं, उनका यह कार्य है, उनकी यह ड्यूटी है कि वह यह साबित करें कि उनका जो मामला है उत्तरदायित्व के किन्हीं विशेष स्पेसिफिक अथवा स्थापित इस्टेब्लिश्ड नियमों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो केस फाइल करने वाला व्यक्ति है या फिर हम कहें कि जो वादी है, उससे अपना वाद साबित करना है कि वह कुछ ऐसे नियमों के अंतर्गत आता है जो विशेष और स्थापित नियमों के अंतर्गत आता है। यह मेरा कार्य, सामन कहते हैं कि यह मेरा कार्य नहीं है कि मैं यह साबित करते हुए अपनी प्रतिरक्षा या बचाव करूं कि यह अभिकथित अपकृत्य या अपराध औचित्य अथवा प्रतिहेतु के किन्हीं विशेष अथवा स्थापित नियम के अंतर्गत आता है। वो कहते हैं कि यह मेरी ड्यूटी नहीं है, नॉट फॉर मी टू डिफेंड माई सेल्फ by providing that it is within some specific and established rule of justification or excuse, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम पिजन होल थ्योरी कपोत खाने का सिद्धांत है। अब बात करते हैं डॉक्टर विनफील्ड की, ठीक है। जो डॉक्टर विनफील्ड थे उनके अनुसार ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, ना कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। विनफील्ड कहते हैं इट इज़ करेक्ट टू कैप्शन हिज ब्रांच ऑफ लॉ एज लॉ ऑफ टॉर्ट एंड नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट्स।
because every wrongful act for which there is no justification or excuse is to be treated as a tort. The category of tort never closed and there is always scope for new tort. ठीक है, जो विनफील्ड है वो ये कहते हैं कि यह अपकृत्य विधि है क्योंकि कोई भी ऐसा दोषपूर्ण कार्य किया जाता है जिसके लिए कोई औचित्य अथवा प्रतिहेतु नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज़ नहीं है, तो वह अपकृत्य माना जाएगा। विनफील्ड कहते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से अपनी बात समझाते हैं कि अगर मैं इफ़ आई इंजर्ड माय नेबर ही कैन sue me in tort whether the wrong happens to have a particular name like assault, battery, deceit, slander, or whether it is has no specific title or nomenclature at all, and I shall be liable if I cannot prove lawful justification for my act। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति या किसी पड़ोसी के प्रति कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा पड़ोसी है उसे अधिकार है मेरे विरुद्ध वाद दायर करने का, चाहे मेरे द्वारा किया गया कृत्य पहले से ही किसी विद्यमान अपकृत्यों की श्रेणी में आता हो या ना आता हो। अगर मैं यह प्रूव करने में असफल रहता हूँ कि जो मेरा जो कृत्य है, मेरा जो एक्ट है वो लॉफुली उसमें किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं है या कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो मैं उत्तरदायी रहूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जो एक ये विकसित होने वाली विकासशील ये शाखा है और जो टॉट है दिन प्रतिदिन नए जो टॉट है वो हो सकते हैं। ये जो दोनों ही विधिवेत्ता हैं, जो सामंड और डॉक्टर विनफील्ड हैं, इसी वैचारिक मतभेद के कारण जो विनफील्ड है उनकी बुक का टाइटल लॉ ऑफ टॉट अपकृत्य विधि रहा है, जबकि जो सामंड है उनकी जो बुक का टाइटल है वो लॉ ऑफ टॉट्स अपकृत्यों की विधि रहा है। दोनों जो अलग अलग सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत लॉ ऑफ टॉट की बात करता है और दूसरा जो सिद्धांत है लॉ ऑफ टॉट्स की बात करता है। दोनों ही सिद्धांतों को अलग अलग समर्थन प्राप्त हुआ है। जो डॉक्टर जैंग्स है, ठीक है, उन्होंने जो सामंड है उनकी थ्योरी को उन्होंने समर्थन दिया है और उनका यह अभिमत रहा है कि सामंड द्वारा जो उद्भूत सिद्धांत है वह यह प्रदर्शित नहीं करता है कि न्यायालय नए अपकृत्यों का सृजन करने में असमर्थ है। उनका यह अभिमत है कि न्यायालय नए अपकृत्यों का सृजन कर सकते हैं, परंतु जो ऐसे नए सृजित किए जाने वाले जो अपकृत्य हैं वह तभी सृजित किए जा सकते हैं जब तक कि वे सारतः उन अपकृत्यों के समान नहीं हैं जो पहले से ही अस्तित्व में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम जो न्यू टॉट्स हैं कैन बी क्रिएटेड प्रोवाइडेड they are substantially similar to those which are already in existence and fit into one or the other pigeonhole। ठीक है, अगर पहले से विद्यमान कोई टॉट है, अगर उसी में बाद में आने वाला जो अपकृत्य है वो फिट बैठता है तो ही नए अपकृत्य का सृजन हो सकता है, अदरवाइज नए अपकृत्य का सृजन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर विलियम की। Dr. William has also supported Salmond's theory and observed to say that the tort law can be collected into pigeonholes does not means that those pigeonholes may not be copious, nor does it means that they are incapable to being added to। जो डॉक्टर विलियम है वो कहते हैं कि सामंड ने कभी भी ये नहीं कहा है कि जो पहले से विद्यमान कपोत खाने हैं उनको कॉपी नहीं किया जा सकता या उनकी प्रतिलिपियां तैयार नहीं की जा सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने भी यही कहा है कि सामंड ने इस चीज़ को कभी भी मना नहीं किया है कि जो नए जो टॉट है उनका सृजन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूस्टन की। ह्यूस्टन का अभिमत है कि सामंड के आलोचकों ने उन्हें गलत समझा है। उनका कहना है कि सामंड ने कभी भी इस प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया था कि अपकृत्यों की विधि पूर्ण हो चुकी है और अब उसमें विस्तार नहीं किया जा सकता।
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सामन की जो थ्योरी कि यह लॉ ऑफ टॉट्स है, ना कि लॉ ऑफ टॉट का समर्थन किया है, और अपने समर्थन में उन सभी ने अपना अपना मत व्यक्त किया है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने विनफील्ड का समर्थन किया है। तो जो विनफील्ड हैं उनकी थ्योरी का जो सबसे ज़्यादा समर्थन किया था वो किया था पोलक ने। तो उन्होंने कहा कि भी जो कोर्ट है वो हमेशा नए अपकृत्यों का सृजन कर सकते हैं। जो डॉक्टर विनफील्ड की थ्योरी थी वो सही नॉमेनक्लेचर है, इस बात का सपोर्ट करते थे चीफ जस्टिस हॉल्ट। उन्होंने एशबी वर्सेस वाइट के केस में कहा वेयर इन ही ऑब्जर्व दैट इफ़ ए मैन विल मल्टीपल इंजर्स एक्शन मस्ट बी मल्टीपल टू। और उसके बाद जो विनफील्ड है उसके थ्योरी का जो समर्थन किया वो किया था चीफ जस्टिस प्राट ने, और जो केस का नाम था चैम्पमैन वर्सेस पिकर्स गिल। उन्होंने भी कहा था कि जो टॉर्ट्स हैं वो असीमित है, अनंत है, न तो वो सीमित है और न ही नियंत्रित है। ठीक है। ही हैज़ दैट टॉर्ट्स आर इन्फिनिट, वेरियस, नॉट लिमिटेड नॉर कन्फाइंड। ठीक है। तो इस तरीके से जो चीफ जस्टिस हॉल्ट थे उन्होंने एशबी वर्सेस वाइट में, और जो प्राट चीफ जस्टिस थे उन्होंने चैम्पमैन वर्सेस पिकर्स गिल में अपने दोनों ने ही जो विनफील्ड की थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर विलियम की। डॉक्टर विलियम ने इन दोनों ही जो विवादों के बीच की स्थिति थी उसका एक समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो प्रथम विचारधारा यह प्रदर्शित करती है कि उत्तरदायित्व के नियम अत्यंत विस्तृत है, और जो दूसरी विचारधारा यह प्रदर्शित करती है कि उत्तरदायित्व की अनुपस्थिति के कुछ नियम भी अत्यंत विस्तृत है। परंतु वो साथ ही ये भी कहते हैं कि इन दोनों ही विचारधाराओं में से किसी एक ने भी यह प्रदर्शित नहीं किया कि कोई ऐसा भी सामान्य नियम है, चाहे यह उत्तरदायित्व का हो अथवा अन उत्तरदायित्व का, जो ऐसे नए नियमों को भी शामिल करता है जिस पर अभी तक न्यायालयों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। जो प्रथम जो प्रतिमुद्रा है के अंतर्गत किसी मामले में, अर्थात ऐसा कोई वाद जो किसी भी स्थापित नियम के अंतर्गत नहीं आता है, अथवा कोई ऐसा वाद है जो दो परस्पर विरोधी नियमों के अंतर्गत आता है, तो ऐसा कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है जो न्यायालय को यह निर्दिष्ट करता हो कि वह उसे या तो एक पक्षकार पर लागू करे अथवा दूसरे पक्षकार के ऊपर। तो हम सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि ऐसे अनेकों सामान्य सिद्धांत हैं जो उत्तरदायित्व का सृजन करते हैं, और ऐसे ही कुछ और सामान्य सिद्धांत हैं जो उत्तरदायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करते हैं। इन दोनों के बीच विवादित क्षेत्र का फैलाव है, और जो न्यायालय है वह एक निष्पक्ष सीमा आयोग के रूप में विद्यमान है, जो यह डिसाइड करता है कि कहाँ उन्मुक्ति देनी है और कहाँ पे दायित्व का निर्धारण करना है। In subsequent years, Dr. Winfield modified his theory and asserted that both his own theory and that of Salmer's theory of law of torts were substantially correct. The first from the narrower point of view, while the second is broader perspective. The narrower view supported by Salmer is based on the assumption that the law of torts has developed sufficiently for the last so many centuries, and now there is hardly any scope for addition of new torts. On the other hand, the broader view suggested that with the development and progress of human civilization, newer torts are likely to come into existence, and therefore the category of torts should not be closed. In other words, it is a growing branch of law. तो इस तरीके से जो विनफील्ड हैं वो दोनों ही सिद्धांतों की बात करते हैं,
और सामंत की थ्योरी को भी वो बाद में सपोर्ट करते हैं। एक छोटे से उदाहरण द्वारा उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही सिद्धांतों के बीच का अंतर ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का वर्तमान के संदर्भ में व्यवहारिक प्रयोजन के निमित्त किसी वृक्ष को अचेतन मानने में, ताकि उसमें ठोकर न लग सके, क्योंकि उसी प्रकार निर्जीव है जिस प्रकार एक कोई पत्थर का टुकड़ा। और साथ ही साथ वो यह भी अनुभव करते हैं कि उस वृक्ष में चेतना है या जीवन है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उस वृक्ष का विकास हुआ है और आगे भी उसका विकास होता रहेगा। ठीक है। इस प्रकार विंटफील्ड ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक जो पेड़ के एग्जाम्पल के द्वारा दोनों ही सिद्धांतों में सामंजस्य बिठाया है। और तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि यह अपकृत्य विधि है या अपकृत्यों की विधि, यह एक दृष्टिकोण का प्रश्न है और दोनों ही जो दृष्टिकोण है, जो व्यू है, अपने अपने स्थान पर ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।